साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, साथियों, आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक आग्रह और जिस व्यक्ति के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उनके साथ मेरे क्या संबंध रहे, ये तमाम बातें आप लोगों से साझा करने आया। आप सब जानते हैं कि देश भर में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन 4 चरण के चुनाव में जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमारी सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसमें कहीं कोई शक नहीं। इन 4 चरणों में ही प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आने वाले चरणों में तो अब ये जीत का लक्ष्य 400 से कितना पार जाता है, ये आने वाले मतदान तय करने जा रहे हैं। साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना तय, तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूर्वी चंपारण लोकसभा के एक एक मतदाता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप यहाँ से एक ऐसे शख्स को जिताकर भेजें, एक ऐसे व्यक्ति को आप यहाँ से जिताकर भेजे जो जीतने के बाद 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खोलेंगी और परिणाम जब सामने आएंगे और प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आपका प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठने वाला व्यक्ति हो, उनके साथ बैठकर आप लोगों की योजनाओं को पारित कराने वाला व्यक्ति है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। मेरे अभिभावक आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के कितने मधुर और कितने खूबसूरत संबंध हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को हमेशा अपने संरक्षण में रखकर आगे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देने का काम। तो जब एक तरफ आदरणीय राधा मोहन सिंह जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ये हनुमान भी है, जिससे प्रधानमंत्री जी उतना ही प्यार करते हैं। आज हम 2 लोग आपसे बस ये आग्रह करने आए हैं कि जरूरी है आने वाले दिनों में जब बिहार से जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, तो बिहार की 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री जी के खाते में जानी चाहिए। ये आग्रह आप लोगों से करने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक पूर्वी चंपारण की हमारी सीट। आज अपने मोतिहारी के तमाम साथियों से बस ये आग्रह करने आया हूँ कि जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हमने देश से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो भारत के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य जब
विकसित राज्य बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित, हर एक पंचायत विकसित, बिहार का हर एक गांव जो विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश बनेगा। और इसकी नींव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य करना भी शुरू कर दिया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए उनके लिए शौचालय का निर्माण किया। उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचाकर चूल्हे चौके से होने वाले स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव से महिलाओं को बचाने का काम किया। कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज हम लोग को गर्व होता कि देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ, जिसमें यकीनन भूमिका आदरणीय राधा मोहन सिंह जी की भी रही। कृषि मंत्री के तौर पर इन्होंने भी इसमें एक अपनी अहम भूमिका देने का काम किया। और आज देश भर में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ एक तरफ गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वही कई विपक्षी दल भी, कई विपक्षी नेता हैं जो गठबंधन बनाकर आप लोगों के बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल, ये लोग आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर याद रखिएगा, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, 15 साल तक राजद सत्ता में रही। चाहते तो आज बिहार के एक एक गांव को विकसित कर सकते थे, पर नहीं किया। इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता करना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। और जो नौकरी अभी तक आप लोगों से ये हथियाते थे, अब उसकी विधिवत व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा इनहेरिटेंस टैक्स, अब विरासत पर टैक्स। चाचा सुनिएगा, गंभीर विषय, विरासत पर टैक्स लगाएगी कांग्रेस और राजद। क्या है ये विरासत पर टैक्स? जितना जमीन जायदाद आप लोग का है ना, जो भी गरीब किसान का छोटा से छोटा जमीन हो या गरीब मजदूर की जो भी संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जो गहना जेवर आप लोग रखी है ना घर पर, ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना तो उसका 55% हिस्सा आप लोगों से छीन लेगा। उसका 55% हिस्सा अपनी संपत्ति में जोड़ देगा। ये विरासत कर, विरासत टैक्स कांग्रेस और राजद के लोग लाना चाहते हैं। और ये बात आप लोगों के बीच ना आए तो झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? कभी बोलेंगे संविधान को खतरा है, कभी बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, कभी बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा है। ये लोग, ये कांग्रेस जैसे लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। और जो लोग संविधान और आरक्षण पे खतरे की बात करते हैं, आज आप लोग के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं
कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न संविधान को कोई खतरा है न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठाक लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? छीन लेगा ये लोग। कांग्रेस आएगा ना, राजद का लोग आएगा ना, अनाज देना बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप लोग का अनाज बंद कर देगा। 5-5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। जितना उज्ज्वला, कृषि सम्मान निधि, सब योजना को ये लोग बंद कर देगा। क्योंकि ये लोग 55 साल में गरीब को आगे नहीं बढ़ाया। आज भी ये लोग नहीं चाहते। इन लोगों को जलन होती है कि काहे एक प्रधानमंत्री एक गांव में बैठे हुए महिला, एक गांव में बैठे हुए बुजुर्ग, एक गांव में जिंदगी व्यतीत कर रहे युवा की चिंता कर रहे। इसीलिए साथी आज आप लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। और यह बात खास तौर पे अपने नौजवान युवा साथियों से हम करेंगे। पहचानिए अपनी ताकत को। 65% आबादी देश में युवाओं की ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, अगर हम एकत्रित हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की। ये लोग हम लोग को जात पात धर्म मजहब में इतने सालों से बांटते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने तमाम विवादित मसलों को हल करने का काम किया। धारा 370 की बात हो या फिर भगवान श्री राम, लाल लल्लम राम लल्लम कैसे एक टेंट के नीचे 500 साल से विराजमान थे। धूप, गर्मी, आंधी, तूफान में वहीं पर वो एक टेंट के नीचे राम लल्ला विराजमान थे। पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को उस भवन में पहुंचाने का काम। आदि आबादी महिलाओं को नारी शक्ति अधिनियम के तहत उचित प्रतिनिधित्व भारत की संसद में देने का काम किया। और उन्हीं की इसी सोच को आदरणीय राधा मोहन सिंह जी यहाँ पर जमीन पर उतारने का काम कर। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे वो अपने साथी, अपने भाई आदरणीय राधा मोहन जी के लिए हमेशा आप लोग के बीच आते थे, आप लोगों का आशीर्वाद मांगते थे। आज भी अगर वो जीवित होते तो यकीनन आता। और आज क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, मैं आप लोगों से विनम्र विनती करने आया हूँ कि आप सबका एक एक वोट जो राधा मोहन जी को जाएगा वो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति भी आप लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। और आप सबका एक एक वोट यहाँ से आदरणीय राधा मोहन जी को भारत की संसद में भेजेगा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा। और आप सबके बेटे, आप सबके भाई चिराग पासवान को भी आपका ये वोट मजबूती देने का काम करेगा। तो सब लोग तैयार है ना? आगामी 25 तारीख को जाइएगा ना? सब लोग जाइएगा? अकेले जाइएगा? अकेले नहीं जाना। तमाम युवा साथियों की जिम्मेदारी है ये। गांव से चाचा चाची, गर्मी है, धूप है, सबको लेकर जाना। चाचा चाची, दादा दादी, नाना बुजुर्ग सबको लेकर जाना। जिम्मेदारी निभाइएगा ना? अपने अपने बूथ पर 100% मतदान करवाइएगा। कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? कमल छाप पर बटन दबाकर आदरणीय राधा मोहन जी को जिताकर भेजिए। आप लोगों की सबसे बड़ी ये योगदान
हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में होगा। देश में 400 पार के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें पूर्वी चंपारण का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। होगा ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर 140 अपना आशीर्वाद दे दो। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हिंद।